नमस्कार स्टूडेंट। तो अपनी कक्षा 11 जो बीएससी की सीरीज चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग में अपन लुईस थ्योरी, बीपीटी थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वेस्पर थ्योरी बता चुके थे, उसकी एप्लीकेशन भी बता चुके थे। अब आपको बॉन्ड एंगल बताना है, तो पहले मैं बॉन्ड एंगल की परिभाषा बताऊंगा। बॉन्ड एंगल को कुछ कारक प्रभावित करते हैं, तो उसके लिए ड्रैगो रूल्स भी बताऊंगा, ठीक है ना। ड्रैगो रूल्स क्या है ये भी बताऊंगा। पहले मैं बताऊं बॉन्ड एंगल आखिर है क्या। तो आपको लिखना है, लिखेंगे दो एडजेसेंट बॉन्ड्स के बिटवीन बनने वाले एंगल को हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। दो एडजेसेंट को हिंदी में कहते हैं संलग्न। दो संलग्न बंधों के बीच बनने वाले एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल मतलब कोण। बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे देखिए जरा, जैसे ये है तुम्हारा H2O है, तो H2O में निकलेगा तुम्हारा क्या? H बॉन्ड O बॉन्ड H। तो ये कितना होता है? 104.5 डिग्री, ठीक है ना। और तुम्हारा CH4 है, तो CH4 में तुम्हारा निकलेगा H बॉन्ड C बॉन्ड H। तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है? NH3 में क्या निकलेगा? H बॉन्ड N बॉन्ड H। ये होता है तुम्हारा 107 डिग्री, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एंगल है। जैसे मैं बताऊं, जब संरचना बनेगी, इसकी संरचना बनेगी, तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप से होगी बेटा। कैसे होगी? ऐसे। ये संरचना यदि आप नहीं जानते हो तो आप वेस्पर थ्योरी आप पढ़ना, केमिस्ट्री माइंड सर्च कर लेना, वेस्पर थ्योरी बाय जेके सर, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड एंगल, ये देखो दो संलग्न बॉन्ड है, इनके बीच जो कोण बनेगा ये क्या है? तुम्हारा बॉन्ड एंगल है, ठीक है ना। तो क्या है बॉन्ड एंगल? दो एडजेसेंट बॉन्ड के बिटवीन बनने वाले एंगल को क्या कहते हैं? हम बॉन्ड एंगल कहते हैं। जैसे ये देखो CH4 जो मैथेन मॉलिक्यूल्स होता है, तो वो इस टाइप से इसकी संरचना होती है, ऐसे कुछ, ठीक है। H H H, ठीक, और ये ऐसे। तो जो इसका ये बॉन्ड एंगल होता है, ये 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अच्छा, तो अब बात आती है कि बॉन्ड एंगल किन किन बातों पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम ड्रैगो रूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों घट जाता है, क्यों बढ़ जाता है, कितना होता है, ये तो एक्चुअली आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो ये तो लैब पे ही पता चलेगी। लेकिन आप कंपेयर कर सकते हो अगर आपको फैक्टर पता है तो, ठीक है ना। सो अपन लिखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एंगल। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ बॉन्ड एंगल किन किन बातों पर डिपेंड करता है? तो मैं एक ही बात पर बताता हूं, उसको क्रमबद्ध आपको करना है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/LP ऑफ सेंट्रल एटम। पहली बात तो इस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले आपको इसी को देखना है। फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है बॉन्ड एंगल, अगर तुम्हारा लोन पेयर इक्वल हो तो फिर हमें ये रूल लगाना है, ठीक है ना। यूं कह सकते हैं रूल 1, ये कह सकते हैं रूल 2। अगर LP इक्वल है तो हमें ये लगाना है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर आप सेंट्रल एटम नहीं जानते हैं तो आप लुईस थ्योरी पढ़े, केमिस्ट्री माइंड सर्च कर लेना बाय जेके सर,
तो क्रमबद्ध मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप उसे समझते हो करते रहना, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम सब समान है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है, तो हम तीसरी बात क्या रखते हैं, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एस करेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम। इसके बारे में मैं अभी बता देता हूं कि एस करेक्टर क्या है, ठीक है ना। अच्छा, चौथी बात क्या है, देखो एस करेक्टर बता देता हूं। यदि इसमें आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। अगर संकरण नहीं आपको पता है तो केमिस्ट्री माइंड से सर्च कर लेना, मैंने संकरण की भी आपको वीडियो अलग से बना दी थी। तो संकरण यदि एस पी है तो देखो दो ऑर्बिटल्स में एस कितना है, दो ऑर्बिटल्स में एस इक्वल टू कितना है, एक। तो एक में कितना होगा, 1/2, तो 100 में कितना होगा, 1/2 गुणे 100, यानी कि 50% एस करेक्टर होगा। अगर संकरण sp है तो 50% एस करेक्टर होगा। यदि संकरण तुम्हारा sp2 है, देखें यदि संकरण तुम्हारा sp2 है तो कितने ऑर्बिटल से 3, तो 3 में s कितना है, 1, तो 1 में कितना होगा, 1/3, 100 में कितना होगा, 1/3 गुणे 100, तो ये आ जाता है 33.33%। यदि संकरण तुम्हारा sp3 है तो 4 में, तो देखेंगे 4 में कितना, 1 है s, 4 ऑर्बिटल्स में s कितना है, 1, तो 1 में कितना होगा, 1/4, तो 100 में कितना होगा, 1/4 गुणे 100, तो ये यानी आ जाएगा 25% एस करेक्टर, ठीक है ना। तो ये एस करेक्टर जितना ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, ठीक है ना। सो देखिए इधर चौथी बात क्या है, चौथी बात है आपकी बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि बढ़ी तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल कमजोर होगा, ठीक है ना। अब मैं समस्त पॉइंटों को एक बार में लिखता हूं, ठीक है ना। और एक रूल और है बाद में वो बताऊंगा, फिर ड्रैगो रूल बताऊंगा, ठीक है। देखो फर्स्ट रूल इसी क्रम से आपको देखना है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, फर्स्टली देखना है 1/LP ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना। फिर दोबारा अगर LP आपकी एक समान है तो फिर आपको क्या देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यदि ये दोनों चीज समान मिल गई तो दोबारा देखना है आपको एस करेक्टर, क्या देखना है, एस करेक्टर। और चौथी बार में क्या देखना है, समानुपाती 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ये चीज देखना है। अब हम तुलना कर लेंगे, देखिए कैसी तुलना करेंगे। जैसे मैंने कहा है आपको CH4 H2O NH3 ये बॉन्ड एंगल की तुलना करो, तो सबसे पहले तो मुझे क्या देखना है, LP, ठीक है ना। LP से पहले सबसे पहले सेंट्रल एटम पहचानना है, तो सेंट्रल एटम इसका क्या है, कार्बन, इसका क्या है, ऑक्सीजन, इसका क्या है, नाइट्रोजन। अब इसमें LP कितने हैं, 0। आपको बताया था चौथे ग्रुप का एटम है और 4 वैलेंसी बनाए हैं तो 0, 5वें ग्रुप का है 3 वैलेंसी बनाए तो 1 लोन पेयर, 6वें ग्रुप का 2 वैलेंसी बनाए हैं तो 2 लोन पेयर, यानी कि अनाबंधी इलेक्ट्रॉन्स के पेयर कहलाते हैं लोन पेयर। इसमें कितना है लोन पेयर, 2, इसमें कितना है, 1। तो हमारा जो है बॉन्ड एंगल का क्रम क्या हो जाएगा, देखिए जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा इसका, मीथेन का, फिर किसका होगा, NH3 का, फिर किसका होगा, H2O का। ये हमारा बॉन्ड एंगल का क्रम हो जाएगा, बॉन्ड एंगल का घटता हुआ क्रम, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए जरा इधर से,
दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, सपोज दैट कंपेयर द बॉन्ड एंगल, ये हो गया आपका H2O और H2S, इन दोनों में कंपेयर करना है। तो अब ऐसी स्थिति में देखें, सबसे पहले हम सेंट्रल एटम ढूंढ ले, ये है इसका, ये है लोन पेयर कितना, इसमें 2, इसमें भी लोन पेयर 2 क्योंकि छठवें ग्रुप का है। अब लोन पेयर बराबर आ गई तो हमारा किस पे डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी, और इसकी सल्फर की कम है, तो हम कह सकते हैं H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा H2S से। और बात यही सही है, इसका बॉन्ड एंगल है 104.5 और इसका होता है करीब 92 डिग्री। लेकिन इतना बड़ा अंतर क्यों आया भाई, 104.5 है और ये 92 है, तो इतना बड़ा अंतर क्यों आया, इसकी एक्सप्लेन करेगा तुम्हारा ड्रैगो रूल, ड्रैगोस लॉ। इसी के लिए तो ड्रैगोस लॉ पढ़ना है हमको, ठीक है ना। अच्छा, ठीक इसी प्रकार से और भी हम देखें, NH3, फिर हम देखते हैं H2O, फिर हम देखते हैं PH3, फिर हम PH3 अभी सेटल करने दो, H2S, और फिर हम देखते हैं OF2, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखें, Lp, सेंट्रल एटम की कितने हैं, 1, इधर कितने हैं 2, इधर कितने हैं 2, इधर ऑक्सीजन सेंट्रल एटम होगा और कितने हैं 2। चलो इधर, अब आपको पता है कि लोन पेयर जिसके पास जितने कम उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, तो ये तय हो गया NH3 का तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। अब इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो देखो इसका सेंट्रल एटम कितना है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इधर ऑक्सीजन हो गया, तो इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता कम है, तो ये तय होगा इधर कि इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो H2S का सबसे कम हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में कैसी डिसीजन हो, तो जब विद्युत ऋणात्मकता बराबर है तो इनका देखिए साइड एटम, इसका क्या है हाइड्रोजन, इसका क्या है साइड एटम फ्लोरीन है। तो देखिएगा जरा, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा OF2 और ये आ जाएगा तुम्हारा H2O। ये बॉन्ड एंगल का तुम्हारा घटता क्रम हो गया, बॉन्ड एंगल का घटता क्रम, ठीक है। और देखें जरा आप लोग, जैसे ये आ गया हमारा PCl3 और PBr3, तो देखो सबसे पहले लोन पेयर निकालो, इसमें लोन पेयर कितना है 1, इसमें कितना है 1 सेंट्रल एटम, क्योंकि ये है इसका सेंट्रल एटम ये है। अच्छा, जब लोन पेयर बराबर आ गया, दोनों की सेंट्रल एटम एक जैसी है, तो विद्युत ऋणात्मकता 5 एटम पर डिपेंड करता है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसके, ये रूल अपन याद रखेंगे, इसको मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/Lp इनटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इनटू S कैरेक्टर ऑफ सेंट्रल एटम इंटू 1/, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, ठीक है। अब देखो अपन को ये गौर करना है, सबसे पहले तो हमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखना है और इनकी कंपेयर करना है। यदि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर है तो फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाना है सेंट्रल एटम की। यदि सेंट्रल एटम एक जैसी हैं तो फिर हमें S कैरेक्टर पर जाना है। यदि S कैरेक्टर एक जैसी है तो फिर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम पर जाना है, ठीक है ना। S कैरेक्टर का मतलब मैं फिर से बता देता हूँ, अगर संकरण Sp है
तो उसमें एक एस है और एक पी है, अर्थात दो ऑर्बिटल्स में एस कितना है, एक, तो एक में कितना होगा 1/2, 100 में कितना होगा 1/2 गुणे 100 बराबर 50%। sp2 संकरण है तो sp2 है तो sp2 में 3 ऑर्बिटल्स है, 3 ऑर्बिटल्स में s कितना है 1, तो 3 में s 1 में कितना 1/3, तो 100 में कितना 1/3 गुणे 100 33.33% होता है। वो अगर sp3 है तो sp3 में 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 में s कितना है आपका 1 में कितना होगा 1/4, 100 में कितना होगा 1/4 गुणे 100 25% होता है। ठीक है ना, एस करेक्ट। अब आप देखिए जरा ये क्वेश्चन में इधर से स्टार्टिंग करता हूँ। देखिए NH3 CH4 H2O, आपको बॉन्ड एंगल की कंपेयर करना है। मैं क्वेश्चन लिख दूं इधर, क्वेश्चन कंपेयर द बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो देखो सबसे पहले तो हम सेंट्रल एटम ढूंढ लें। सेंट्रल एटम इसका क्या है, ये है कार्बन, इधर ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर हम एलपी ढूंढ लें। नाइट्रोजन के पास कितने एलपी होते हैं, एक, क्यों, क्योंकि 5वें समूह का है, 3 बंद बनाने में चले गए, एक जोड़ा बच गया। इसके पास कितने होते, 0, क्यों, चौथे समूह का है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, चारों बंद बना लिए, कोई भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, इसलिए इसके पास लोन पेयर नहीं होगा। इसके पास कितने होंगे, 2, क्योंकि ये छठवें ग्रुप का है, 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, बंद 2 बना रहा है, तो लोन पेयर कितने बचेंगे, 2, अनाबंधी क्योंकि 4 थे, ठीक है ना। तो अब देखो जरा इधर बॉन्ड एंगल, एलपी जिसके पास जितने ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम, तो हम अगर चेक कर ले तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे कम मिलेगा हमको, फिर इसके बाद मिलेगा NH3 का, फिर इसके बाद मिलेगा हमारा CH4 का। एक्चुअली अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इनकी देखी जाए तो इसका बॉन्ड एंगल होता है, इसका बॉन्ड एंगल होता है 104.5, इसका बॉन्ड एंगल होता है तुम्हारा 107, इसका बॉन्ड एंगल होता है तुम्हारा 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं पूछता है, वो तो कंपेयर कराता है किसका ज्यादा है किसका कम है। तो ये हो जाएगा आपका बॉन्ड एंगल का बढ़ता क्रम, ठीक है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, किसमें अपन को कंपेयर करना है बॉन्ड एंगल, लीजिए इधर कंपेयर करते हैं NH3 और PH3 में कंपेयर करते हैं, ASH3 में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, सेंट्रल एटम, तो हमने सेंट्रल एटम ढूंढ लिया, ठीक है ना। सेंट्रल एटम के बाद हमको बेटा लोन पेयर देखना है, इसमें लोन पेयर कितना 5वें समूह का है ये, इसमें कितना 1, क्योंकि 5वें समूह का 1, इसमें 1। अब देखो हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, ठीक है ना। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब बराबर आ जाए तो हमें सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर जाना है। तो देखो सबसे ज्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, फिर फास्फोरस की, फिर आर्सेनिक की। किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमारा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा, इसके अनुसार NH3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर PH3 का, फिर ASH3 का। और यदि इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी जाए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो ये कितनी है एक्चुअली बॉन्ड एंगल की, ये होता तुम्हारा 107 डिग्री, और ये होता है आपका 93 डिग्री, और ये होता है आपका 92 डिग्री के आसपास, ठीक है। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर है तुम्हारे एलपी वाले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर है, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 डिग्री, मैक्सिमम 3-4 डिग्री तक जो है डिफरेंस डाल पाते हो, लेकिन 107 और 93 में तो करीब 14 डिग्री का अंतर है। तो ये अंतर इतना ज्यादा कैसे आ गया, इसी की एक्सप्लेन करता है तुम्हारा कौन सा, ड्रैगो रूल, ड्रैगोज रूल या ड्रैगोज लॉ, इसी की एक्सप्लेन करता है तुम्हारा ड्रैगो लॉ। तो ये थोड़ी देर बाद हम बताएंगे इसको, ठीक है।
बाकी देखो इधर से फिर क्रमबद्ध आने लगा। अगर तुम्हारा इसके बाद एंटीमनी का हाइड्राइड होता तो उसका 91 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ड्रैग रूल इसके बाद बताएंगे, छोटा सा रूल है, कोई बड़ा रूल नहीं है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखें। कंपेयर द बॉन्ड एंगल। ये देखें आप इस बार H2O और H2O तथा OF2 में देखें, इसमें कंपेयर करें। ठीक है ना, तो देखो जरा, सबसे पहले तो हमें क्या ढूंढना है, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम इसका क्या है, ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीजन। तो अब क्या ढूंढे, लोन पेयर। लोन पेयर इसके पास कितने हैं, 2, इसके पास कितने हैं, 2। अगर ऐसा आ गया तो फिर हम क्या ढूंढे, एस करेक्टर। तो एस करेक्टर इसमें कितना होगा, देखो अगर इसमें संकरण होगा तो क्या होगा, sp3। अगर इसमें संकरण होगा तो इसमें भी होगा sp3। तो 25% एस करेक्टर है। एस करेक्टर कितना है, इसमें 25%, इसमें भी 25%। तो अब क्या आया, साइड एटम। बस इसी क्रम से आप करना। देखो लोन पेयर दोनों बराबर है तो ये फैक्टर मर गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, फैक्टर मर गया, एस करेक्टर बराबर है तो ये फैक्टर मर गया। ठीक है ना। अब रही साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसका साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन है। इसका साइड एटम क्या है, फ्लोरीन है। ऐसी होंगी। ठीक है ना। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से बॉन्ड एंगल घटता है। क्यों घटता है, देखो जरा, ये इस टाइप से जुड़ी होती है, ऐसी जुड़ी होती है, ये ऐसे। क्यों ऐसा होता है ये भी देख लें। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी ज्यादा है तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो है ऐसे झुक जाएगा थोड़ा सा, तो बॉन्ड एंगल घट जाता है। और ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ऊपर की ओर खींचेगा। जब ऊपर की ओर खींचेगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। ठीक है ना, और नीचे की ओर आएगा तो नीचे की ओर झुक जाएगा, इसलिए होता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए हमारा, इसका रिजल्ट हो जाना चाहिए H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा OF2 से, और फैक्टर इसमें कौन सा लगा, E। ठीक है, और देखिए जरा थोड़ा सा, एक एग्जाम्पल में आपको और दिखाता हूं। 4 रूल है, 4 एग्जाम्पल दिखा दीजिए। देखो अगर आपने ये दे दिया CH4, फिर दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, फिर दे दिया आपने C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसे दे दिया। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल देखिएगा जरा। सबसे पहले तुम सेंट्रल एटम ढूंढ लें। तो सेंट्रल एटम इसका भी कार्बन है, इसका भी कार्बन है, और इसका भी कार्बन है। तो लोन पेयर ढूंढे। लोन पेयर इसका 1 है, सॉरी इसका 0 है, लोन पेयर इसका 0 है, इसका 0 है। कार्बन पर लोन पेयर 0 क्यों होता है, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाना चाहता है और चारों बना लिए। अब इसके पास कोई भी अनाबंधी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की जोड़े कहलाती हैं लोन पेयर। ठीक है, तो 0 हो गया। अब देखें आप इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसमें कोई देखने में अंतर नहीं है। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर पे जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, क्योंकि ये sp कार्बन है। अब वही sp का तो हमें अध्ययन करना है। ठीक है ना, तो अब आप देखिएगा इधर, देखने में तो सेंट्रल एटम एक जैसी है। एस कैरेक्टर देखो तो इस पर संकरण है हमारा sp3, इस पर है हमारा sp2, इस कार्बन पर है sp। तो ये 25% है एस कैरेक्टर, और इधर एस कैरेक्टर है 33.33%, और इधर है तुम्हारा 50%। तो बताइए बेटा, एस कैरेक्टर बढ़ने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है क्या, हाँ बढ़ता है। तो निश्चित ही इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, फिर इसका हो गया। और एक्चुअली अगर जो है तुम इसमें किस पर जाओ, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर जाओ, तो आप जानते हैं इसका होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। इसकी आप चिंता ना करो, कभी भी आपसे बॉन्ड एंगल की वैल्यू नहीं पूछेगा, वो तो केवल कंपेयर करवाता है। ठीक है ना, इसका होता है 120 अंश
तो ये होता है 180H। ठीक है ना, तो ये चीज आ गई। अब अच्छा, अब से एक बात पूछते हैं, एक क्वेश्चन में 5 बनाता हूं। राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल गिवन स्ट्रक्चर H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड C बॉन्ड Cl H बॉन्ड C बॉन्ड L। ठीक है ना, अब इसको मैंने A मान लिया, इसको मैंने B मान लिया, इसको मैंने C मान लिया, सपोज दैट। ठीक है ना, ये सूत्र दिया तुम्हारा, एक H जोड़ा इधर और एक H जोड़ा इधर, एक इधर Cl जोड़ा है, एक इधर F जोड़ा है। ठीक है ना, अब आप बताइए H जे वाला बॉन्ड एंगल और जे वाला बॉन्ड एंगल और जे वाला बॉन्ड एंगल, ये तुम्हारा H बॉन्ड C बॉन्ड H, ये तुम्हारा A है। ठीक है, और H बॉन्ड C बॉन्ड Cl ये तुम्हारा B है, और H बॉन्ड C बॉन्ड F ये तुम्हारा C है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें आप कंपेयर करके बताइए। तो देखिए, सबसे पहले तो सेंट्रल एटम सबका कार्बन है तो लोन पेयर बराबर होंगे, सेंट्रल एटम सबका कार्बन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, सेंट्रल एटम सबका कार्बन है तो एस कैरेक्टर बराबर होंगी। तो इस पॉइंट से आपका अब आंसर निकलेगा। ठीक है ना, तो अब इसका साइड एटम क्या है, H और H है, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, E। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा आंसर में क्या आएगा, E। फिर क्या आएगा, H बॉन्ड B, क्योंकि साइड एटम की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने से बॉन्ड एंगल क्या होता है, घटता है। तो इसके बाद आ जाएगा B, इसके बाद आ जाएगा C। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, बॉन्ड एंगल का डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आपको मैं और बताता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन बताने के बाद आपको ड्रैगन रूल बताऊंगा और फिर इस वीडियो को फिनिश करूंगा। क्वेश्चन 5 देखिए जरा, ये है क्वेश्चन आपका NH3 NBr3 NCl3 CH4 H2O, सपोज दैट ये दिया है क्वेश्चन। तो अब ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले तो हम सेंट्रल एटम देखें। ये सेंट्रल एटम हमने देख ली क्या, ठीक है। तो सेंट्रल एटम के बाद हमें क्या करना है, लोन पेयर देखना है। तो इसका लोन पेयर कितना है, इसका लोन पेयर देखिए 1 है, इसका लोन पेयर कितना है 1 है, इसका लोन पेयर कितना है 1 है, इसमें लोन पेयर कितना है 0, इसमें कितने 2 है। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर है उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम है। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल आएगा H2O का। अच्छा, इससे ज्यादा किसका होगा, इससे ज्यादा होगा इन, सबसे ज्यादा तो इसका है, इससे ज्यादा होगा इन तीनों का ज्यादा है। अब इन तीनों का ज्यादा है तो इसमें हमें क्या करना है कि ये कह रहा मेरा ज्यादा है, कह रहा मेरा ज्यादा है, ये कह रहा मेरा ज्यादा है। तो इसमें हमें क्या करना है, अब हम इसमें देखेंगे सेंट्रल एटम चूंकि सबके एक समान है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर मान लेंगे। फिर देखना है हमें एस कैरेक्टर, तो इस पर भी sp3 संकरण है, इस पर भी sp3 संकरण है, इस पर भी sp3 संकरण है। तो सब में एस कैरेक्टर आपका 25-25% होगा। कितना होगा, 25-25% होगा। तो एस कैरेक्टर वाला फैक्टर भी हमारा मर गया। अब इसके बाद देखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। तो साइड एटम में इसमें कौन है, H है, इसमें कौन है, Br है, इसमें कौन है, Cl3 है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। तो इन तीनों में अगर तुलना करें तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, NCl3 का। किसका होगा, NCl3 का। फिर इन दोनों में तुलना करें तो NBr3 का, ठीक है, फिर NH3 का, और सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा, CH4 का। तो ये हमारा बॉन्ड एंगल का बढ़ता क्रम आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहाँ से हम बॉन्ड एंगल निकाल लेते हैं। अब ड्रैगो रूल की चर्चा करते हैं। ड्रैगो रूल आखिर है क्या? ठीक है, ड्रैगोज लॉ। देखो, वैज्ञानिक ड्रैगोज ने बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कोई सेंट्रल एटम की है तो उसका बॉन्ड एंगल कंपेरेटिव टू नॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ज्यादा होता है, ये बताया था। अर्थात उन्होंने बताया था, बहुत अच्छी चीज बताई थी, जैसे ये N H H ये लोन पेयर है और ये H, ठीक है ना। इसका बॉन्ड एंगल तुम्हारा कितना निकल रहा है? 107 डिग्री। और PH3 में देखें जरा, ये बॉन्ड एंगल आया तुम्हारा करीब 92 अंश। कितना आया? 92 अंश। तो उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन तुम्हारा sp3 हाइब्राइड है, हाइब्राइड, और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नॉन हाइब्राइड है। क्या है? नॉन हाइब्राइड। अर्थात उन्होंने बताया था कि PH3 में कोई संकरण नहीं होगा। अगर कोई कभी पूछ दे कि PH3 में कौन सा संकरण है, तो PH3 संकरण एग्जैक्ट नहीं करता, लेकिन PCl3 करता है। P और H एग्जैक्ट नहीं करता। और ये नोट के रूप में आप लिख दो, नोट के रूप में ग्रुप 5A 6A, ग्रुप 5A 6A 7A के फर्स्ट एलिमेंट्स को छोड़कर कोई भी एलिमेंट्स का हाइड्राइड संकरण एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर कोई पूछे तुमसे क्या PH3 में संकरण होगा, H2S में संकरण होगा? नहीं होगा। तो ग्रुप, ये रूल कहाँ चल रहा है? ग्रुप 5A 6A 7A के पहले तत्व को छोड़कर शेष एक भी तत्व की हाइड्राइड, ध्यान रखना, हाइड्राइड, नॉट क्लोराइड ब्रोमाइड, हाइड्राइड संकरण एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ड्रैगो ने बताया था कि इसमें कोई भी संकरण नहीं होगा और इसका लोन पेयर नॉन हाइब्रिड है। क्या है? नॉन हाइब्रिड है और इसका हाइब्रिड है। इसमें हाइब्रिड ना होने के कारण इसका बॉन्ड एंगल तुम्हारा इतना कम हो जाता है। यही ड्रैगो रूल है। अर्थात नॉन हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स की कंपेयर में बॉन्ड एंगल सदैव कम रखते हैं। तो ये ड्रैगो रूल है। और इससे फायदा क्या होता है? देखो जी, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, और ये प्योर s ऑर्बिटल है। क्या है? s ऑर्बिटल है। अच्छा, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल प्रॉपर्टी पे? जो s ऑर्बिटल होता है ये न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होता है, तो इस पे बहुत तगड़ा अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है ये न्यूक्लियस की बहुत दूर चला जाता है, न्यूक्लियस से ज्यादा मतलब ही नहीं रखता है, तो ये ऑर्बिटल्स पर अट्रैक्शन फोर्स होता है वीक, ठीक है ना। तो अब अगर हमें कहीं प्रोटॉन्स मिल रहा है तो ये बहुत इजीली इसको गेन कर लेगा, और ये इजीली गेन नहीं कर पाएगा क्योंकि नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इस पर लग रहा है। इसलिए हमारी NH3 इज मोर बेसिक देन PH3। हमारी जो NH3 क्या होती है, ज्यादा क्षारीय होती है PH3 से, ठीक है ना। और इस पर एक क्वेश्चन भी उत्पन्न हो जाता है जो NCERT पैटर्न बहुत पूछता है तुम्हारा इंटर में। व्हाट इज रीजन NH3
react with H2O and form NH4OH while NH3 plus H2O नो रिएक्शन। अर्थात NH3H2O से रिएक्शन नहीं करती, ये रिएक्शन करती है। तो बेटा इसका यही कारण है, NH3 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइब्रिड होता है, जिससे कि यह आसानी से प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। अर्थात NH3 क्षारीय नेचर का होता है और PH3 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो s ऑर्बिटल्स में होता है, इसलिए इसका क्षारीय नेचर कमजोर होता है और ये प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। कभी कभी ऐसा ना पूछ करके ऐसा पूछते, ऐसा क्या कारण है कि NH3 क्षारीय है लेकिन PH3 न्यूट्रल है, ठीक है ना। तो इसका यही आंसर होता है कि ड्रैगोज रूल के अनुसार NH3 का जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होता है, लेकिन PH3 में कोई भी संकरण होता ही नहीं है, इसलिए इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल्स में होता है और s ऑर्बिटल नाभिक के नजदीक होने के कारण यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रख पाते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्रैगोस रूल है और मुझे लगता है अब आपको वीडियो पूरी कंप्लीट हो गई होगी। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं और फिर आपसे पूछता हूं, ठीक है ना। देखो अगर आप इधर देख लेंगे H2O और CH3OCH3, इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे तो ये आपको एक चीज और आपको बतानी है। चलो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नहीं देता हूँ, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हिंड्रेंस बिटवीन सेंट्रल एटम के आसपास जितनी तगड़ी हिंड्रेंस होगी, बल्कीकरण होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा हो जाता है। तो अब देखिएगा जरा, O जी H है, ठीक है ना। इसके बीच जो है ये लोन पेयर है, ठीक है। तो इसका तो 107 है, इसके पास हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। लेकिन ईथर में देखें जरा, तो ये लोन पेयर तो इस टाइप से है, ये देखो H ऐसे जुड़ जाएंगे, ऐसे जुड़ जाएंगे H। तो ये H की हिंड्रेंस आने के कारण ये फैल जाएगा और इसका बॉन्ड एंगल तो 110 डिग्री से भी लगभग ज्यादा हो जाता है। तो ये तो NH3 से भी ज्यादा हो जाता है, इससे ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे पॉइंट आपको हिंड्रेंस की याद रखना है और ये बॉन्ड एंगल का आपका बढ़ता क्रम हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ पॉइंट आपको अब बॉन्ड एंगल से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड बेंट रूल से क्लियर कराऊंगा मैं। ये बेंट रूल है तुम्हारा, बेंट रूल। अब जैसे बेंट रूल में होता क्या है, जैसे ये है तुम्हारा CCl3F2 है, ठीक है ना। CCl3F2 है तो तुम इसकी संरचना कैसे, PCl3F2 है तो इसकी संरचना तुम ऐसे भी बना सकते हो, CL और ये F। अगर ऐसे बनाओगे तो एक अलग चीज आएगी, और अगर तुमने ऐसी बना दी इसकी संरचना F Cl, तो अब तुम बताओ मुझे इन दोनों संरचनाओं में, ये A हो गई और ये B हो गई, इन दोनों में कौन सही है, मुझे करेक्ट आंसर लिख करके बताना, ठीक है ना। और यदि नहीं बनती है तो आप अपील करना। ये सब बातें आपको बेंट रूल बताएगा। मैं अगले वीडियो में बेंट रूल को लेके आऊंगा, उसकी बॉन्ड लेंथ पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बातें बताऊंगा आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।